हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो क्या होता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस और कैसे हमें करना होता है, और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट कवर करेंगे हम लोग, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की। अगर मैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पे बात करूँ तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे 3 टॉपिक जो हैं वो कवर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में 2 पॉइंट्स आते हैं। एक होता है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास एक पॉइंट होता है, दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे आगे तीनों की बात करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस होता क्या है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ होती है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बच्चों, अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पे बात करें, ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे, अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पे बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आपका ये कहलाता है, दैट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटीज को हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं थ्रू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू, उसके हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो भाई जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आया तो बर्नौलीज की एक थ्योरम थी, बर्नौलीज का एक प्रोसेस था। उस बर्नौलीज के थ्रू उन्होंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जिसको उन्होंने बर्नौलीज प्रोसेस के नाम से यहाँ पे जाना, कि क्या होता है हमारे पास बर्नौलीज का प्रोसेस, और बर्नौलीज के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको बर्नौली प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा, यानी बर्नौली प्रोसेस से यहाँ पे चीज़ें गुजरना होगा। अब बाइनोमियल का यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब बाइनोमियल क्यों आया। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी हम लोग यहाँ पे कर चुके थे, तो फिर बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशंस में बर्नौलीज का प्रोसेस क्यों आया है यहाँ पे। ठीक है, उसको हमें यहाँ पे समझना होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बर्नौलीज प्रोसेस क्यों आया। क्योंकि देखो, जब मैंने आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बताई थी जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स आपके, मैंने कहा था कि सिंगल कॉइन को अगर टॉस करें, डबल कॉइन को टॉस करें, ट्रिपल कॉइन को टॉस करें, ठीक है, तो वो क्या था यहाँ पे एक तरीके का ट्रायल था। तो यहाँ पे बर्नौलीज प्रोसेस में उन्होंने बोला कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होंगे तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए सिंगल कॉइन हमने यहाँ पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार टॉस किया, ठीक है, 15 बार टॉस किया। तो इस तरीके से जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। इसलिए यहाँ पे इन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ईजी बनाएंगे। तो ये आपका था हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, कुछ पॉइंट हैं, कुछ बाइनोमियल ट्रायल्स हैं हमारे पास। वो बाइनोमियल ट्रायल्स क्या क्या हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बाइनोमियल ट्रायल्स के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं बाइनोमियल ट्रायल्स क्या था हमारे पास। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि भाई ईच ट्रायल जो है वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उन्होंने कहा कि ईच ट्रायल, जैसे मान लो एक बार सिक्का उछाला तो एक ट्रायल हो गया, 2 बार सिक्का उछाला तो 2 ट्रायल हो गया, 3 बार सिक्का उछाला मतलब तीसरी बार सिक्का उछाला तो तीसरा ट्रायल हो गया। तो इन्होंने बोला कि जो ईच ट्रायल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है विद रिप्लेसमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, विद रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, विद रिप्लेसमेंट हो गया। तो इन्होंने कहा कि ईच ट्रायल जो होना चाहिए हमारे पास वो विद रिप्लेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ईच ट्रायल जो है उसके आपके 2 ही आउटकम्स निकलेंगे। जब भी आप एक बार ट्रायल करोगे तो उसके आपके 2 ही आउटकम्स यहाँ पे निकलेंगे। पहला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे अगर मान लीजिए एक सिक्का मैंने यहाँ पे उछाला, ठीक है, अब एक सिक्का उछाला है तो आपने कहा कि हेड आ जाए, तो हेड आ गया तो वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। हेड नहीं आया, टेल आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस ट्रायल जो है उसके 2 ही आउटकम्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और दूसरा होता है हमारे पास क्या, प्रोबेबिलिटी
ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है P से, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है Q से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का मतलब यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ उन्होंने और भी बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मस्ट बी सेम होना चाहिए इस ट्रायल में। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल जो होंगे हमारे पास वो फाइनाइट होंगे और स्मॉल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होंगे भाई। जैसे मैंने आपसे बोला कि 6 बार सिक्का उछाल दिया, 7 बार सिक्का उछाल दिया, अब ऐसा नहीं कि 100 बार उछाले दे रहे हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायल जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट होने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल मस्ट बी फाइनाइट, फाइनाइट होने चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स, और क्या होने चाहिए हमारे पास, स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, 1/2, ठीक है। तो 1/2 + 1/2 टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 1 है, यानी P + Q की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, 1 है, ठीक है। और N को इन्होंने डिनोट किया है किससे, नंबर ऑफ ट्रायल से, N को यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ ट्रायल से डिनोट किया है। P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए ट्रायल, किसी भी ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P। Q का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ए ट्रायल, ठीक है ना। और P + Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अब इन्होंने कहा कि कैसे वैल्यू फाइंड होगी, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, क्या कि P ऑफ x = R सक्सेस, P ऑफ, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, x = R सक्सेस, P ऑफ x = R सक्सेस का इन्होंने बताया फॉर्मूला कि NPR P⁻, इन्होंने कहा कि P ऑफ x = R सक्सेस का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा NPR P⁻R × Q⁻n-R। P⁻ कितना हो जाएगा, R, और Q की पावर n-R, R और Q की पावर कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी R, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = R, R सक्सेस मतलब इस टाइप में। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला उन्होंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = R सक्सेस पे क्या होता है, NPR P⁻R × Q⁻n-R। बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई, एक बार मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको एक बार मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए सभी लोग इसको, ठीक है, और कमेंट के थ्रू बताइएगा क्या आंसर आएगा, फिर इसको बताऊंगा मैं। चलिए ट्राई करिए एक बार, पहला पॉइंट का आंसर बताइए। चलो, तो सभी लोगों ने यहाँ पे एक बार ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, ओके चलो भाई, ठीक है, चलो देख लेंगे। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे आपसे कह रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है कितने टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स टॉस किया गया है, ठीक है ना। एक कॉइन को यहाँ पे टॉस किया गया है 4 टाइम्स, आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है एग्जैक्टली 4 हेड। पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड, और दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 4 हेड। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, थ्रू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू। समझना यहाँ पे
एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है बच्चों? 4 बार टॉस किया गया है, ठीक है ना। तो एक कॉइन को अगर हम 4 बार टॉस करेंगे तो आप बताओ n की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? 4 है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? 4 है, ठीक है ना। एक कॉइन को अगर हम 4 बार टॉस करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो यानी हमें फाइंड करना है P ऑफ x इक्वल टू R सक्सेस पे x इक्वल टू 2, यानी R की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। R की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। अब मुझे ये पता है कि भाई P ऑफ x इक्वल टू R सक्सेस पे, P ऑफ x इक्वल टू R सक्सेस पे हमारी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास NPR इनटू क्या होता है हमारे पास? NPR, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, NPR कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, NCR, ठीक है ना। यहाँ पे NCR करना है, एक सेकेंड, NCR करना है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ हाँ, NCR करना है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, NPR नहीं, NCR। तो वो होता है हमारे पास क्या बच्चों? NCR, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? NCR इंटू P टू दी पावर R करेंगे और Q टू दी पावर क्या करेंगे? N माइनस R करेंगे। Q टू दी पावर आपको क्या करना है यहाँ पे? N माइनस R, इन दोनों का डिफरेंस। P टू दी पावर R हो जाएगा और Q टू दी पावर क्या हो जाएगा? N माइनस R, इन दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? ठीक, बोलो क्लियर? हाँ जी, बताते जाओ। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो भाई आ जाओ, x इक्वल टू 2 पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 पे हमारे पास क्या हो जाएगा? तो एक बात बताओ, x इक्वल टू 2 पे हमारा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 2 पे यानी r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4c2, ठीक है। और अब हमें p और q की वैल्यू नहीं पता है, तो अब हम p और q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो सुनो, P और Q की वैल्यू क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P की वैल्यू की हमारे पास फाइंड करनी है, तो P क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग, क्या बोला गया है? हेड बोला गया है, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अ गेटिंग हेड, ये हो जाएगा P। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हम एक सिक्का उछालते तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास? 1/2, ठीक। तो और Q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस की हो गई हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर अ गेटिंग हेड, सॉरी अ गेटिंग टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/2 हो जाएगी, ठीक। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देंगे। तो P कितना हो गया हमारे पास? 1/2, और 1/2 की पावर कितनी हो गई? R कितना हो गया हमारे पास? 2। Q की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है बच्चों? बताओ, 1/2 है, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 - 2 यानी 2, ठीक। तो बस सॉल्व कर दो यहाँ पे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? अब 4c2 को कैसे सॉल्व करते हैं ये पता है आप सभी लोगों को। 4c2 क्या होता है? NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 होता है। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 होता है। तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू हो जाएगा हमारे पास 1/16। तो ये से ये कैंसिल, 2 से ये 2, 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/16, और 6/16 मतलब कितना हो गया? 3/8। हाँ भाई बताओ, 3/8 आ गया। तो आपसे कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमारे पास कितनी थी? हमारे पास 3/8 एग्जैक्टली। अगर हम 4 कॉइन टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई? 3/8, ठीक है ना। इस तरीके से नॉर्मल करते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन इससे आपका जल्दी आ गया। अब अगर कह दें कि एग्जैक्टली 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी अब हमें P ऑफ x इक्वल टू 4 का बताना है। तो अब x इक्वल टू 4 का बताना है, यानी r की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई हमारे पास। r की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 4, तो बस 4 रख दो, बाकी सारी वैल्यू तो गिवन है। r की वैल्यू 4 रख दो। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। r की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4। p हमारे पास कितना है? 1/2। अब 1/2, 4 - 1/2 कितना हो जाएगा? 4,
और फिर 1/2 की पावर 4 माइनस 4 0। तो 4c4 कितना होता है, NCN कितना होता था हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n टू n माइनस n फैक्टोरियल यानी 1 होता था। तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/16 और ये इसकी वैल्यू किसी की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/16। तो आपसे कह रहा है एग्जैक्टली 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब एग्जैक्टली 4 हेड अगर आप 4 कॉइन टॉस कर रहे हो तो एग्जैक्टली 4 हेड, चारों हेड, एक ही कंडीशन ऐसी होगी ना जिसमें चारों हेड आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा 1/16। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? चलो भाई आगे आ जाओ। ठीक, अब आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जैसे ये वाला हम लोग देख लेते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो एक और क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया बच्चों कि अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, ठीक है, एक डाइस को कितनी बार उछाला गया है, यहाँ पे 6 बार उछाला गया है। अ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 6, 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है P ऑफ x इक्वल टू 6, यानी R की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 6 हो गई, और कितनी बार उछाला गया है यहाँ पे, सॉरी 4 की वैल्यू होगी, 4 6 आना चाहिए ना, x की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, P ऑफ x इक्वल टू R पे 4 6 आने चाहिए। कितने 6 आने चाहिए, 4 6 आने चाहिए। तो P ऑफ x इक्वल टू 4 और R की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, और n यानी कितने ट्रायल किए गए हैं बताओ बच्चों, 6 ट्रायल किए गए हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हमें क्या पता करना है, P और Q ही तो पता करना है। तो आप ये बताओ P क्या होगा, P यही तो होगा कि एक, अगर हम सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ। अगर हम एक सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 आने की प्रोबेबिलिटी। अब 6 अगर एक ही बार आएगा तो 1/6, और आपको पता है कि P प्लस Q की वैल्यू होती है 1, तो P अगर 1/6 है तो Q कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, Q हो जाएगा 1 माइनस 1/6, यही हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास बच्चों बताओ जरा, 5/6 हो जाएगी। Q की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 5/6 हो गई। तो Q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी है हमारे पास, 5/6, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, P ऑफ x इक्वल टू 4 पे क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, तो NCR P की पावर R इंटू Q की पावर N माइनस R, यही होता है हमारे पास P ऑफ x इक्वल टू R पे। तो आप बताओ ज़रा, N कितना है हमारे पास 6, C R कितना है हमारे पास 4, P कितना है हमारे पास 1/6, और इसकी पावर R है, R मतलब कितना हो गया 4, Q कितना हो गया हमारे पास 5/6, और 5/6 की पावर n माइनस R यानी 2। सॉल्व करो ज़रा कितना हो जाएगा। अब 6c4 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो 6c4 कैसे सॉल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू में कितना हो जाएगा बच्चों 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 1/6 की पावर 4 ये कितना होता है हमारे पास बच्चों बताओ, तो 1/6 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 है, R होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो 1/6 की पावर कितनी हो गई 4, यानी ये हो जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर यानी 1296 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। बोलो क्लियर। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इंटू में क्या था 1/1296, और इंटू में क्या था हमारे पास 25/36, ठीक है। 2 से इसको काट लेंगे, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 1/1296 इंटू 25/36, क्लियर, इंटू 35/36, ठीक है, इस तरीके से। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ, ठीक। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर से एक बार, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, एंड ये वैल्यू हो जाएगी,
अच्छा 15 इंटू 25 पहले देख लेते हैं कि ये कितना आएगा हमारे पास, 375 आ जाएगा। 1296 इंटू 36 देख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 46656। चलो भाई अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 375 डिवाइडेड बाई 46656 कितना आ गया हमारे पास, 0.00837 ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी। यानी आपसे कह रहा है कि अगर 6 बार उछाला गया है तो 4 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास ये। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल में इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो भाई आगे आ जाओ। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब एक चीज़ समझना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स को हम लोग कैसे शो करते हैं। ठीक है, कभी कदार ऐसे भी आ जाता है। तो इसको हम लोग x को शो करते हैं हमारे पास इस तरीके से, दैट मीन्स b का मतलब बाइनोमियल n कॉमा p। n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। n क्या होता है बच्चों यहाँ पे, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करते हैं यहाँ पे। और p जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सक्सेस। ठीक, तो P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को और N डिनोट करता है यहाँ पे किसको, नंबर ऑफ ट्रायल्स को। बोलो बच्चों क्लियर है? अब देखो, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है, जिनके थ्रू यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो क्या है हमारे पास समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का आपको मीन निकालना है, मीन, तो ध्यान से समझिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू एन पी। म्यू क्या है, मीन, एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, और पी क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सक्सेस। ठीक है ना? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का जो मीन होता है वो होता है हमारे पास क्या, म्यू इज इक्वल टू एन पी होता है। अगर हम वेरिएंस की बात करें, समझना है यहाँ पे ध्यान से, वेरिएंस कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का वेरिएंस क्या होता है बच्चों, तो वेरिएंस होता है एन पी क्यू। यानी वेरिएंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होता है एन पी क्यू। वेरिएंस हमारे पास क्या हो जाएगा, एन पी क्यू हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशंस की अगर हम लोग बात करें बच्चों कि स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे पास क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे पास होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का एन पी क्यू और इसका रूट, ये आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और कभी कदार मॉड कहने को भी आ जाता है कि भाई मॉड बताइए, ठीक है, तो मॉड इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे, n+1 इंटू पी, ये आपका मॉड होता है। मॉड आपका क्या होता है, n+1 इंटू पी, इसको हम लोग यहाँ पे मॉड से नोट करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है बच्चों वो होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू एन पी। अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, एन पी क्यू हो जाएगा हमारे पास। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हो जाता है रूट ऑफ एन पी क्यू। और अगर मैं मॉड की बात करता हूं तो मॉड हो जाता है हमारे पास n+1 इंटू पी, ये आपका मॉड होता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं समझिए यहाँ पे ध्यान से। तो जैसे आपसे कहेगा कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B4(1/3), तो आपका मीन बताना है। तो आपको पता है कि इस तरीके से दे रखा है और हमें पता है कि Bn(p) होता है यहाँ पे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ जरा। n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, n की वैल्यू हो गई 4 और p की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1/3। और हमसे यहाँ पे मीन बोला गया है, यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पे मीन बोला गया है। तो मीन क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, तो मीन इज म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास n, p। तो n कितना है 4, p कितना है 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/3। तो 4/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कई बार आपके में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कहेगा यहाँ पे कि फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे कहेगा B6, P। आपसे क्या कहेगा, B6, P। आपसे कहेगा हमारे पास B6, P, तो Bn, P से ये डिनोट होता है। आपसे कहेगा कि P ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू होगा
9 ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4k। आपसे कहेगा कि p की वैल्यू बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, समझना है यहाँ पे ध्यान से। अब फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि p ऑफ x इक्वल टू आर कितना होता था हमारे पास, ये आप सभी को पता है। तो p ऑफ x इक्वल टू आर पे क्या होता था, p ऑफ x इक्वल टू आर पे हमारा क्या होता था, p ऑफ x इक्वल टू आर पे हमारी वैल्यू होती थी NCR, और उसके बाद p की पावर r इंटू क्यू की पावर n माइनस आर, ठीक है। और n आपको यहाँ पे गिवन है, कितना है यहाँ पे 6, n आपको गिवन है, तो यहाँ पे लगा दो n यानी 6c। r कितना हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 2 पे r2 हो गया। फिर p की वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है, तो आप लिखोगे p की पावर क्या होता था, r होता था यानी p की पावर 2। q की पावर क्या हो जाता था आप बताओ, n माइनस r यानी 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपको दे रखा है 9 इंटू, अब p ऑफ x इक्वल टू 4 पे यानी r की वैल्यू 4 हो गई है और n हमारे पास 6 है, तो 6c4 हो जाएगा। फिर p टू दी पावर क्या होता था बच्चों, r होता था, तो p टू दी पावर r मतलब p टू दी पावर 4, और q टू दी पावर कितना हो जाता था, 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाता था, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि ये 6c2 ये 6c4 जो हो गया वो कैंसिल हो गया। सर ये कैसे हो गया कैंसिल, समझना। जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था बच्चों, तो आपने कॉम्बिनेशन में देखा होगा कि NCR जो होता है वो होता है NCN माइनस आर। वो क्या होता है हमारे पास, NCN माइनस आर, यही होता है हमारे पास। एक प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो अगर मैं 6c4 निकालूँ, 6c4, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2, ये उसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ से ये कट हो गया और एक यहाँ से ये कट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, अब बताओ, स्क्वायर था यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया p का स्क्वायर, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे अपॉन में आएगा, यहाँ हो जाएगा q का स्क्वायर, और ये हो गया 9p। तो आप बताओ जरा, q स्क्वायर इसको नीचे ले आओ, अपॉन p स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 9। तो आप बताओ जरा, q अपॉन p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √9 हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगा। तो आप बताओ बच्चों, हमें फाइंड करना है p, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया, q इज इक्वल टू 3p, ये निकल के आया। q इज इक्वल टू कितना आ गया, 3p आ गया। और हमें पता है कि p प्लस q की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो q की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 4p, q की वैल्यू 3p रख दोगे, 3p प्लस 1p यानी 4p इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। हाँ भाई बताओ, भाई देखो q अपॉन p कितना आ गया, 3 आ गया, और हमें पता है p प्लस q की वैल्यू 1 हो गई, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3p आ जाएगा। q की वैल्यू यहाँ पे रख दी, 3p प्लस p, 4p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/4, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। अब कभी कदार क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे देगा इस टाइप में, जैसे कहेगा कि फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, आपसे क्या कहेगा, e ऑफ x। अब ध्यान करो, e ऑफ x हमने कहाँ पढ़ा था, e ऑफ x हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में e ऑफ x का मतलब क्या होता था, यहाँ पे मीन होता था। तो इसका मतलब अब अगर हम लोग बाइनोमियल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें मीन की वैल्यू दे रखी है 6, यानी हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ पे 6 दे रखी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 2। आपसे कह रहा है n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बताइए कितनी होगी, n की वैल्यू आपको बताना है। और अभी हमने पढ़ रखा है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास, √(n)p(q) होता है कि नहीं होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है 2, तो 2 इज इक्वल टू √(n)p(q), क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा n(p(q), हो गया। अब देखो आपको np की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, np तो होती है, और np की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, ये 6 दे रखा है, तो q 4 इज इक्वल टू 6q, तो यहाँ से q की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/6, यानी कितना हो जाएगा, 2/3। अब q की वैल्यू अगर 2/3 आ गई, तो आप बताओ p की वैल्यू क्या होगी, तो p प्लस q इज इक्वल टू होता था 1, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2/3, यानी 1/3। अब अगर p की वैल्यू 1/3 आ गई है, तो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता था, np होता था। तो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 6,
n हमें फाइंड करना है और p हमारा हो गया 1/3। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 18। तो 18 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो ऑल क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं ज़रा प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था और कैसे हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना? चलो भाई आ जाओ। तो अब एक देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास जनवरी 2025 में। ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट विल बी द मॉड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। आपसे कह रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉड है, ठीक है, जिसका मीन आपको दे रखा है 20। आपसे क्या दे रखा है? मीन आपका 20 है, यानी म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है बच्चों कितना यहाँ पे √10। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दे रखा है यहाँ पे √10 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि मॉड बताइए मॉड। अब देखो हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि जो मॉड होता है ना बच्चों वो क्या होता है n+1 × p होता है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो मॉड होता है वो क्या होता है n+1 × p। ठीक है, तो भाई हमें n पता होना चाहिए और p पता होना चाहिए। ठीक है, अब समझो। तो म्यू की वैल्यू 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन √10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था जरा बताओ यहाँ पे √(n)p(q), यही होता था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशंस की अगर हम लोग बात करें तो √(n)p(q) क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन √(n)p(q). तो n(p)q की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बच्चों 10 हो गई। बोलो n(p)q की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 10 हो गई और म्यू आपको 20 दे रखा है, यानी np की वैल्यू आपको 20 दे रखी है। तो 20 × q बराबर 10, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। q की वैल्यू 1/2। तो आप बताओ p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। तो अगर मुझे n फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है np। म्यू कितना दे रखा है 20 दे रखा है। n हमें फाइंड आउट करना है, p हमारा है 1/2, तो n हमारा कितना हो जाएगा 40। n हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। तो पता है आप लोग क्या करोगे? आप लोग को n पता चल गया, आप लोग को p पता चल गया, तो आप लोग क्या करोगे कि ठीक है सर अब हम मॉड जो है फाइंड आउट कर लेंगे। आप n की वैल्यू रख दोगे 40 + 1 और डिवाइडेड बाई p की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 1/2, तो इनटू में 1/2 कर दोगे। तो आप कह दोगे कि 41/2, यानी आप कह दोगे सर 20.5 हो गया आंसर। आप क्या कह दोगे कि 20.5 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 25.5 आंसर नहीं है, हैं? आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था। सुनो, अगर मॉड होता है हमारे पास n+p, ये एकदम करेक्ट है। मॉड हमारे पास क्या होता है n+1 × p होता है, ये एकदम सही है। लेकिन अगर इस मॉड की वैल्यू पॉइंट में आ गई, ध्यान समझना, अगर इंटीजर्स में आई मतलब 20 आया, 21 आया, 22 आया, 23 आया, 41 आया, 42 आया, तो करेक्ट होगा। लेकिन अगर पॉइंट में आ गया तो मॉड कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में पॉइंट में नहीं होगा। अगर पॉइंट में आ गया तो उसके पहले वाली कंसीडर वैल्यू करी जाएगी, यानी 20। तो 20 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, पॉइजन की, कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व हुआ। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।